दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव इतिहास को लेकर आया हूँ। आज पहला चैप्टर है, ठीक है। ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर छठा सातवां जो है वो बन गया है। आज पहला है, दूसरा तीसरा चौथा आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मज़ेदार वीडियो मैंने VVI क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, फेसबुक में दोस्त हैं या जो भी हो, जो आपको 10th या 12th जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 12th का भी एक RK हेल्प स्टडी है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दिया जाएगा। जो 10th है वो 12th जो भी हो, वो हमारे चैनल से अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते तो भी हम लोग को मोटिवेट बनता है कि हाँ, हमारी वीडियो अच्छा है या फिर लेकिन बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का पहले क्वेश्चन और जो आज बताऊंगा उसमें से बहुत सा क्वेश्चन जो है वो आपको मैट्रिक में पूछा गया। तो ये चैप्टर है, और बाकी बात जो आपको क्वेश्चन बैंक का जो है, जो खाली मैट्रिक में पूछा गया है, वो भी मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा। लेकिन पहले मैं सोचा कि चैप्टर बाय चैप्टर तो करा दूँ, ताकि उनका में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद फिर मैं बुक से भी आपको दे दूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटे, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यानी जो फ्रांस में जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? ए, प्रजातंत्र शासन, बी, निरंकुश शासन, सी, गिरफ्तारी पत्र, और डी, मनसबदारी प्रथा। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासन, ठीक है। क्या पहला का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है दूसरा। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ए, हैप्सबर्ग, बी, आलिया वंश, सी, बुर्बो वंश, और डी, जारशाही। तो देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको 2014 CA यानी कि जो कंपार्टमेंटल होता है ना, जिसे जो फेल हो गए हैं वो जो दोबारा देना चाहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मैट्रिक में, लेकिन जो कुछ लिख दिया कि कौन कब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये 10th और जो 12th का जो वीडियो है वो रोज़ 8 बजे आपको लाइव चलेगी, ठीक है। तो लाइव जुड़ने के लिए आप लोग 8 बजे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रोज़ 8 बजे ये चलेगा सेशन 10th और 12th का। चलिए, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश का। चलिए, तीसरा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गया? देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ए, 1789, बी, 1791, सी, 1801, और डी, 1804 में। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 में। और इसी तरह जिस तरह हमने इतिहास को बना रहे हैं, उसी तरह हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तक का मिलेगा, टोटल चीज़ मिलेगा, ठीक है। चलिए, पाँचवा है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, बी, लुई 18वां, सी, चार्ल्स 10वां, और डी, मेटरनिक। तो 4 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक, ठीक है। चलिए, पाँचवा है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? समझिए, पाँचवा क्या है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए, ए, बी, या सी, या डी। तो चलिए बता देता हूँ कि 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। यानी कि जो पहले का जो व्यवस्था था उसको फिर से स्थापना करना। छठा है, मेटरनिक कौन था? ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी, फ्रांस का सम्राट, सी, रूस का जार, और डी, प्रसा का चांसलर। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए, सातवां है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए, नेपोलियन, बी, हिटलर, सी, मेटरनिक, और डी, गैरीबाल्डी। तो 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक ने ये बात बोली थी। चलिए, आठवां, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ए, 3, बी, 5, सी, 4, और डी, 7। तो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए, 9वां है, रोमानिवाद क्या था? ए, एक राजनीतिक आंदोलन था, बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, सी, एक आर्थिक क्रांति था, डी, एक धार्मिक क्रांति था। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सांस्कृतिक
आंदोलन था। 10 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिम एशिया। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। 11 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। ठीक है, मारियान जो प्रतीक था वो किसका है? फ्रांस का। आप लोग वीडियो को रुक के याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है ताकि ये क्वेश्चन छूटे नहीं। आगे 12, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनः जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति और डी फ्रांस की क्रांति। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। 13 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815, बी 1818, सी 1820 और डी 1848। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1815। 14 आपका है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र और डी में आपका है गणराज्य। ठीक है, ये ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन लागू हुआ? ये 2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। 15 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1668, बी 1707, सी 1788 और डी 1807 में। तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1707 में। चलिए 16 अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुअल और डी मुसोलिनी। तो 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। 17 इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ए नेपोलियन बोनापार्ट को, बी मेजनी को, सी कबूर को और डी गैरिबाल्डी को। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी को। 18 मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मतलब मेजनी जो है वो क्या था? ए लाल सेना था, बी कार्बोनरी था, सी फिलिक हेटारिया या डी में डायट। तो 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी का सदस्य था वो। 19 किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट कबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुअल। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काउंट कबूर। चलिए 20 है आपका, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए कबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी और डी मुसोलिनी। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। 21 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ए कबूर है, बी मेडनी है, सी बिस्मार्क है, डी गैरिबाल्डी है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। 22 है, कबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा या जर्मनी का मंत्री? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इटली का प्रधानमंत्री। 23 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी विक्टर इमैनुअल ने और डी मेजनी ने। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेजनी ने। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1810, 1815, 30 या 48। तो 24 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1810। चलिए 25 है, गैरिबाल्डी पेशा से क्या था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी जो है वो क्या करता था? किसानी था, सिपाही था, जमींदार थे या नाविक था? तो गैरिबाल्डी जो है वो क्या था?
नाविक था। तो 25 का आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी, नाविक मतलब नाव चलाने वाला। 26 है, कौन कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो अभी बताएं पीछे ही, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि वहाँ का क्या था, वो प्रधानमंत्री था, उसी पद पर इसको चुना गया था। 27 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी कि जब इटली का आज़ाद हुआ तो इसमें से कौन उसका साथ नहीं था? ठीक है, चार ऑप्शन देख लीजिए, बिस्मार्क है, मेजिनी है, काबूर है, गैरिबाल्डी है। तो 27 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क जो था इटली के आज़ादी में वो शामिल नहीं था। ये लड़ाई, इटली की लड़ाई में वो शामिल, उसका संबंध कुछ किसी तरह से नहीं था। चलिए 28 है, विलियम प्रथम कहाँ से शासक था? इटली, प्रासा, ऑस्ट्रिया या यूनान? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासा। 29 है, जलबेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? जलबेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? राज्य का नाम बताना है, प्रासा है, ऑस्ट्रिया है, सर्निया है या नेपाल से? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रासा ने। 30 है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, प्रासा डेनमार्क के बीच, प्रासा या फ्रांस के बीच, या इटली या रोम के बीच? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रासा और फ्रांस के बीच। 30 का क्या है? सी है ना, 30 का सी है, प्रासा और फ्रांस के बीच हो गया। चलिए 31 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूस, हिगेल है, और डी में अस्टार्ड, और डी में है जैकब। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिगेल। 32, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रासा? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। 33, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ या कोई नहीं? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। 34 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सुडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध और सीडान का युद्ध? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। 35, जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश शासक का प्रतीक, बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, और डी ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। 36 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 है, 1848, 1871 के 1870? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 को। 37, जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी, सीमांतों की? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। 38, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रासा की, नेपाल की या फिर सार्डिनिया की? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की। ये जो सेडाओ जो है, सेडाओ एगो सेडावा है, तो दोनों अगर देखिएगा तो क्वेश्चन गड़ा जाएगा, इसलिए दोनों का क्वेश्चन और आंसर एकदम रट्टा मारना होगा। ठीक है, चलिए 39 है, बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटक था, नाटककार था या संगीतज्ञ थे या फिर कूटनीतिज्ञ थे? तो बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। ये भी देखिए यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे, हिगेल कौन था? ये देखिए 2021 में पूछ दिया। जर्मन का चांसलर, राजनीतिज्ञ था या दार्शनिक था, किन में से कोई नहीं? तो 40 को हो जाएगा सी, दार्शनिक थे। 41 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सिडोवा, साइराइन या फ्रैंकफर्ट? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा? तो 42 के डी ऑप्शन में सही है, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का जो है एकीकरण पूरा हुआ। संधि का मतलब वही मिलाव में माल अथी हो गया, जैसे एक व्यक्ति अगर दूसरे से बात करके किसी तरह से उसको आज़ादी दिला दे, लड़ाई झगड़ा को समाप्त कर दे, उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, चलिए 43 है, सेल्स विग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है?
ठीक है। सेल्सविग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से, मतलब किस देश को इन्होंने आज़ाद किया? इटली का, जर्मनी का, यूनान के या अमेरिका का? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का। चलिए 44 है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये देखिए 2 से 3-4 बार, इसमें कम लिखा लेकिन बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए 45 रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, यानी रक्त एवं लौह की नीति का ये प्रकाश किसने भी किया, प्रकाशित किसने किया भी दिया है? ठीक है, मेजनी है, हिटलर है, बिस्मार्क है या विलियम है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। चलिए 46 है, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए ये तो आपको किताब से ही है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1871 को। 47 है, सेडान का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो सेडान का युद्ध हो गया था आपको 1870 में। तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 48 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, लेनिन था या फिर बिस्मार्क था? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। चलिए 49 है, 1871 में कौन सी संधि हुई? अभी बताया 1871 में जो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। घुमा के खाली पूछ दिया है। चलिए 50 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, जो मतलब जो जर्मनी जो है आज़ाद हुआ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? काउंट काबूर है, बिस्मार्क है, गैरिबाल्डी या फिर मेजनी है? तो 50 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क को। ये सब तो आप लोग का सब्जेक्टिव में लिखाया गया ही होगा। चलिए 51 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो बच्चा जानता होगा, ये जीके का भी है जो 6ठा-7वां को पढ़ते हैं। तो यूरोप का मरीज आपको तुर्की का कहा जाता है। 51 के ए क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। चलिए 52 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? या जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड? तो 52 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। 53 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की, तुर्की की, रूस की या फिर फ्रांस की? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। 54 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन या पोलैंड? तो ये सब क्वेश्चन जो है लास्ट वाला बहुत अच्छे, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 58 को था। चलिए तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। 55, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन या यूनान? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैंग्यार। ठीक है, मैंग्यार कौन सा अवसर में? ऑप्शन नंबर बी। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का बी। 57 है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ए हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज या शिवाजी? सफदरजंग है। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए जैकोबिन दल कहाँ हुआ था? एक क्लब में हुआ था। ठीक है, इसमें सभी वर्ग भाग लिए थे, सर्वहारा वर्ग जिसमें बोलते हैं। 58 लास्ट क्वेश्चन है आपको, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ए साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेशवाद का विकास, सी निरंकुश राज्यों की स्थापना और डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ठीक है, 58 का क्या हो जाएगा आपको? चलिए 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो जाए या नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।